चीन के 754 जहाजों की सुनामी के बीच भारत का वो गुप्त ब्रह्मास्त्र जिसने दुनिया के होश उड़ाए। छठे नंबर की रैंकिंग सिर्फ एक छलावा, भारत की असली समुद्री ताकत का वो राज जो आज खुलेगा। प्रोजेक्ट समुद्र शौर्य का वो पन्ना जो हुआ लीक। हिंद महासागर में दफन होगी दुश्मनों की हर साजिश। अंडमान से ओमान तक भारत का चक्रव्यूह तैयार। ड्रैगन की मोतियों की माला का धागा टूटा। K-6 मिसाइल और ब्लू ड्रैगन ड्रोन का वो कॉम्बिनेशन जो बीजिंग के महलों में बुरे सपने लाएगा। अमेरिका भी हुआ हैरान, भारत बन रहा तीसरा पावर ब्लॉक। अब किसी के इशारों पर नहीं नाचेगा हिंदुस्तान। दुनिया के महासागर आज सत्ता के सबसे बड़े अखाड़े बन चुके हैं। यहाँ जिसके जहाजों में दम है उसी की आवाज में दम है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन 754 जहाजों के विशाल बेड़े के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का दंभ भर रहा है, जबकि अमेरिका 440 अत्याधुनिक युद्धपोतों के साथ फायर पावर में आज भी समंदर का शहंशाह बना हुआ है। रूस 419 जहाजों के साथ अपनी पुरानी ताकत को फिर से जिंदा करने में लगा है। इस लिस्ट में इंडोनेशिया 331, स्वीडन 308 और फिर छठे स्थान पर 293 जहाजों के साथ भारत का नाम आता है। लेकिन रुकिए, ये नंबर, ये रैंकिंग, ये पूरा सच नहीं है। ये तो दुनिया को दिखाने वाला वो चेहरा है जिसके पीछे एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी तैयारी चल रही है जिसकी भनक न चीन के जासूसों को है और न ही अमेरिकी सैटेलाइटों को। ये सिर्फ जहाजों की गिनती का खेल नहीं, बल्कि उस अघोषित समुद्री युद्ध की कहानी है जिसे भारत ने अपनी शर्तों पर लड़ने की ठान ली है। पर्दे के पीछे भारत एक ऐसा समुद्री चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जो अगले कुछ ही सालों में नौसेना की वैश्विक रैंकिंग को तहस नहस कर देगा और भारत को टॉप 3 समुद्री शक्तियों के सिंहासन पर बैठा देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले उस बिसात को समझते हैं जिस पर यह खेल खेला जा रहा है। दुनिया की टॉप 1 नौसेनाओं की लिस्ट किसी वर्ल्ड कप की रैंकिंग की तरह है, जहां हर देश अपनी पोजीशन सुधारने के लिए जी जान लगा रहा है। इस लिस्ट में 10वें पायदान पर खड़ा है दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया, जिसके पास 233 जहाज हैं। ये नौसेना मुख्य रूप से अपने समुद्री तटों को दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल्स की तस्करी से बचाने के लिए लड़ रही है। इनकी लड़ाई किसी देश से ज्यादा अपने ही देश के भीतर छिपे दुश्मनों से है। 9वें नंबर पर आता है फिनलैंड 264 जहाजों के साथ। ये वो देश है जिसकी सीमा सीधे रूस से लगती है। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद फिनलैंड को यह समझ आ गया कि अगर समंदर में ताकतवर नहीं हुए तो रूसी भालू उन्हें निगलने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए फिनलैंड अपनी छोटी लेकिन घातक नौसेना को लगातार आधुनिक बना रहा है। 8वें स्थान पर है हमारा पड़ोसी श्रीलंका, जिसके पास 270 जहाजों का बेड़ा है। भले ही यह संख्या बड़ी लगे, लेकिन श्रीलंका की नौसेना मुख्य रूप से तटीय निगरानी और घुसपैठ रोकने जैसे कामों तक ही सीमित है। हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक लोकेशन की वजह से श्रीलंका आज चीन और भारत दोनों के लिए एक अहम मोहरा बन चुका है। 7वें नंबर पर है थाईलैंड, जिसके पास भी भारत के बराबर यानी 293 जहाज हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। संख्या बराबर होने के बावजूद थाईलैंड की नौसेना टेक्नोलॉजी, फायर पावर और रेंज के मामले में भारतीय नौसेना के सामने कहीं नहीं टिकती। थाईलैंड को मुख्य खतरा दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी और अपने पड़ोसी कंबोडिया से है। अब आते हैं टॉप 6 पर। छठे स्थान पर 293 जहाजों के साथ भारत है, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 5वें नंबर पर खड़ा है स्वीडन 308 जहाजों के साथ। नाटो का यह नया सदस्य बाल्टिक सागर में रूस को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। स्वीडन अपनी छोटी, तेज और बेहद घातक पनडुब्बियों और स्टील्थ जहाजों के लिए जाना जाता है। चौथे पायदान पर इंडोनेशिया का आना कई लोगों को चौंकाता है। 331 जहाजों के साथ इंडोनेशिया एक बड़ी समुद्री ताकत है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और इंडोनेशिया उन देशों में से है जो ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहा है। इंडोनेशिया अपनी नौसेना को मजबूत करके चीन को यह संदेश दे रहा है कि यह समंदर किसी एक देश का नहीं बल्कि सबका है। अब बात करते हैं टॉप 3 खिलाड़ियों की, जिनके बीच असली मुकाबला चल रहा है। तीसरे नंबर पर है रूस, जिसके पास 419 जहाज हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूसी नौसेना कमजोर पड़ गई थी, लेकिन पुतिन ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। रूस की असली ताकत उसके परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े में है।
ये पनडुब्बियां महीनों तक समंदर की गहराइयों में छिपकर दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हमला करने की क्षमता रखती हैं। रूसी युद्धपोत, जिन्हें अक्सर फ्लोटिंग फोर्ट्रेस यानी तैरते हुए किले कहा जाता है, अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस हैं। यूक्रेन युद्ध में भले ही रूस की जमीनी सेना को नुकसान हुआ हो, लेकिन उसकी नौसेना आज भी अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। दूसरे स्थान पर है दुनिया का एकमात्र सुपर पावर अमेरिका। अमेरिकी नौसेना के पास 440 जहाज हैं। अब आप कहेंगे कि चीन के 754 जहाजों के सामने ये संख्या तो कम है, लेकिन यहीं पर असली खेल है। नौसेना की ताकत सिर्फ जहाजों की गिनती से नहीं, बल्कि उनकी क्षमता, टेक्नोलॉजी और विस्थापन टन से मापी जाती है। अमेरिका के पास 11 सुपर कैरियर हैं। ये तैरते हुए शहर हैं, जहां से मिनटों में दर्जनों लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश के पास इनकी टक्कर का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां दुनिया में सबसे घातक मानी जाती हैं। अमेरिकी नौसेना की कुल फायर पावर आज भी दुनिया में नंबर 1 पर है। वह एक साथ दुनिया के कई महासागरों में युद्ध लड़ने की क्षमता रखती है। और अब पहले नंबर पर आता है चीन। 754 जहाजों के साथ चीन ने संख्या के मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया है। यह एक ऐसी सुनामी है जिसे चीन ने पिछले 2 दशकों में खड़ा किया है। चीन हर साल जितने जहाज बनाता है, उतने कई देशों की पूरी नौसेना में भी नहीं होते। चीन तेजी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है और उसका लक्ष्य हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक अपना दबदबा कायम करना है। लेकिन इस खेल में एक चौथा खिलाड़ी भी है। उसकी नौसेना को अभी तक वास्तविक युद्ध का कोई बड़ा अनुभव नहीं है। उसके जहाज अत्याधुनिक तो हैं, पर क्या वे अमेरिकी नौसेना के दशकों के अनुभव और युद्ध कौशल का सामना कर पाएंगे? यही वो सवाल है जो आज दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ के दिमाग में घूम रहा है। यह है दुनिया की समुद्री बिसात, जहां 3 महाशक्तियां अपने अपने मोहरे चल रही हैं। लेकिन इस खेल में एक चौथा खिलाड़ी भी है, जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इस पूरी बिसात को पलटने का दम रखता है, और वो है भारत। तो आधिकारिक तौर पर भारत 293 जहाजों के साथ दुनिया में 6ठे स्थान पर है। ये सुनकर कई लोगों को निराशा हो सकती है कि इंडोनेशिया और स्वीडन जैसे देश भी हमसे ऊपर हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये रैंकिंग एक धोखा है, एक छलावा है। ये 2025 का नया भारत है, जो अपनी ताकत का ढिंढोरा नहीं पीटता, बल्कि चुपचाप काम करता है। भारत की असली ताकत उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके गुप्त मिशनों में छिपी है, जिन्हें दुनिया से छुपा कर रखा गया है। भारत अब संख्या का खेल नहीं खेल रहा। भारत अब गुणवत्ता, क्वालिटी और रणनीति, स्ट्रेटेजी का खेल खेल रहा है। इस रणनीति का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त अध्याय है प्रोजेक्ट समुद्र शौर्य। यह वो नाम है जो आपको किसी आधिकारिक रिपोर्ट या सरकारी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ये भारत की वो छुपी हुई समुद्री ढाल है, जिसे DRDO और BARC के सबसे काबिल वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात एक करके तैयार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ जहाज बनाना नहीं, बल्कि भारत को एक ऐसी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी देना है, जिसे दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचें। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत न्यू जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन का एक पूरा बेड़ा तैयार कर रहा है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों ने तो दुनिया को हमारी ताकत की एक झलक दिखा दी है, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी है। पर्दे के पीछे वैज्ञानिक अरिहंत द्वितीय और S5 क्लास की पनडुब्बियों पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पनडुब्बियां नहीं, बल्कि समंदर के अंदर छिपे हुए ब्रह्मास्त्र होंगे। इनकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक होगी। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंद महासागर की गहराइयों में बैठी एक भारतीय पनडुब्बी चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर यूरोप और अमेरिका तक किसी भी टारगेट को अपनी मिसाइल से निशाना बना सकती है। इन पनडुब्बियों पर तैनात होंगी K6 बैलिस्टिक मिसाइलें। ये वो मिसाइलें हैं जो एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती हैं और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक निशाना लगा सकती हैं। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को उस स्तर पर ले जाएगा जहां कोई भी दुश्मन हम पर पहले हमला करने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। ये वो ताकत है जो भारत को चीन और अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर देगी, भले ही हमारे पास जहाजों की संख्या कम हो, क्योंकि समंदर के युद्ध में एक ऐसी अजेय परमाणु पनडुब्बी सैकड़ों पारंपरिक जहाजों पर भारी पड़ती है। चीन अपनी 754 जहाजों की गिनती पर इतरा सकता है, लेकिन भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो चीन की इस संख्यात्मक बढ़त को बेअसर कर देता है। इस हथियार का नाम है ओशन डेटा सुपीरियरिटी। आज के दौर में जंग हथियारों से ज्यादा जानकारी
इंफॉर्मेशन से जीती जाती है। जिसके पास दुश्मन की हर हरकत की सटीक जानकारी है वही विजेता है। और इसी सिद्धांत पर भारत ने इंडियन ओशन सर्विलेंस ग्रिड का निर्माण किया है। ये कोई एक सैटेलाइट या एक रडार नहीं है। ये सेंसर, सैटेलाइट, अंडर वाटर लिसनिंग स्टेशन, ड्रोन और टोही विमानों का एक ऐसा अदृश्य जाल है जो पूरे हिंद महासागर से लेकर मलक्का जल मरुमध्य तक फैला हुआ है। इस ग्रिड की आंख है भारत का अपना जासूस सैटेलाइट GSAT सैट रुक्मिणी। ये सैटेलाइट भारतीय नौसेना को एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रदान करता है, जिससे हमारे जहाज, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट एक दूसरे से रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकते हैं, जिसकी भनक दुश्मन को नहीं लगती। इस ग्रिड का दिमाग है DRDO का प्रोजेक्ट नेट्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जो अंतरिक्ष से दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों की हर हरकत पर नजर रखता है। और इस ग्रिड के कान हैं L&T द्वारा बनाए गए अंडर वाटर लिसनिंग स्टेशंस। ये हिंद महासागर की तलहटी में बिछाए गए हाइड्रोफोन और सेंसर का एक नेटवर्क है, जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रही दुश्मन की पनडुब्बी की आहट को भी पकड़ लेता है। जब चीन का कोई जहाज या पनडुब्बी हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करता है तो भारत को उसकी जानकारी उसी पल मिल जाती है। ये वो क्षमता है जो चीन या पाकिस्तान के पास नहीं है। चीन भले ही जहाज बना ले, लेकिन पूरे हिंद महासागर पर इस तरह की 24 घंटे 7 दिन निगरानी रखने की तकनीक और भौगोलिक बढ़त सिर्फ भारत के पास है। ये एक ऐसा डिजिटल किला है जिसे भेद पाना ड्रैगन के लिए लगभग नामुमकिन है। भारत अब पुराने तरीकों से नहीं लड़ता। अब भारत की नौसेना एक नई गुप्त नीति पर काम कर रही है, जिसे रक्षा हलकों में सी शैडो डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का एक ही मकसद है, कम जहाज ज्यादा दहशत। यानी अब हम जहाजों की संख्या बढ़ने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे हथियार बनाएंगे जो दिखें कम लेकिन मार ज्यादा करें। इस सिद्धांत के तहत भारत अब स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17A पर फोकस कर रहा है। ये ऐसे जहाज हैं जो दुश्मन के रडार पर एक छोटी नाव जितने दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी घातक मिसाइलों से पूरे बेड़े को तबाह कर सकते हैं। इसी के तहत भारत अपने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 विशाल पर काम कर रहा है, जो अपने पिछले संस्करण से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली होगा। लेकिन इस डॉक्ट्रिन का सबसे खतरनाक पहलू है ऑटोनोमस सी ड्रोन्स, यानी बिना ड्राइवर के चलने वाले समुद्री ड्रोन। भारत इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है ताकि भविष्य में इंसानी जान को खतरे में डाले बिना दुश्मन के इलाके में निगरानी और हमले किए जा सकें। इसका सीधा मतलब है कि भारत की नौसेना अब संख्या से नहीं, बल्कि अपनी अदृश्य उपस्थिति से समंदर पर राज करेगी। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब कहां से भारतीय नौसेना का अदृश्य शिकारी उन पर हमला कर दे। चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला रणनीति। इस रणनीति के तहत चीन हिंद महासागर में पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती तक अपने नौसैनिक अड्डे और बंदरगाह बना रहा है, ताकि वह भारत को चारों तरफ से घेर सके। कई सालों तक दुनिया यह मानती रही कि भारत के पास चीन की इस घेराबंदी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन वे भूल गए कि यह चाणक्य और शिवाजी का देश है। भारत ने चीन की मोतियों की माला का जवाब एक ऐसी रणनीति से दिया है जो चीन के गले की फांस बन गई है। इस रणनीति का नाम है ओशन रिंग स्ट्रेटजी। यह चीन को उसी के खेल में मात देने की नीति है। जहां चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत ने पूरे हिंद महासागर को ही अपना किला बना लिया है। इस रणनीति का पहला स्तंभ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत ने इन द्वीपों को एक अभेद्य सैन्य किले में तब्दील कर दिया है। यहाँ से भारत मलक्का जल डमरू मध्य पर पूरी तरह से नजर रखता है। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। युद्ध की स्थिति में भारत यहां से चीन की सप्लाई लाइन को एक झटके में काट सकता है। इस रणनीति का दूसरा स्तंभ है कूटनीतिक साझेदारी। भारत ने चीन के मोतियों का जवाब अपने हीरों से दिया है। भारत ने मॉरिशस, सेशेल्स और ओमान में अपने लॉजिस्टिक हब स्थापित किए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना के जहाजों को अब ईंधन भरने या मरम्मत के लिए वापस भारत आने की जरूरत नहीं है। वे इन देशों में रुककर अपनी ऑपरेशनल रेंज को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस ओशन रिंग का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है चीन के पड़ोसियों के साथ दोस्ती। भारत आज वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ मिलकर साझा नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। ये वही देश हैं जिनका चीन के साथ सीधा विवाद है। भारत इन देशों की नौसेनाओं को ट्रेनिंग और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें दे रहा है।
यह एक ऐसा कूटनीतिक घेरा है जिससे चीन की नौसेना हिंद महासागर में कदम रखते ही भारत के सेंसर और उसके मित्र देशों की निगरानी में आ जाती है। ये रणनीति चीन को यह स्पष्ट संदेश देती है कि हिंद महासागर भारत का महासागर है और यहाँ किसी और की दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका अपनी क्वाड QUAD रणनीति के जरिए भारत को चीन के खिलाफ अपने खेमे में शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट ओशन कमांड बनाकर यह साफ कर दिया है कि वह किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया की राजनीति को दिशा देगा। भारत अब एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभर रहा है, जो अमेरिका और चीन दोनों से स्वतंत्र अपनी एक अलग समुद्री रणनीति बना रहा है। यह भारत को एक थर्ड पावर ब्लॉक बनाता है, जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेता है। और अब बात करते हैं भारत के उस सबसे गुप्त प्लान की, जिसके बारे में दुनिया में शायद ही किसी को पता हो। इसका नाम है ब्लू ड्रैगन प्लान। यह कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि रक्षा विशेषज्ञों द्वारा दिया गया एक कोड नेम है। यह DRDO और HAL का एक ऐसा क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है जिस पर भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट है ऑटोनॉमस सबमरीन ड्रोन फ्लीट बनाने का। यह साधारण ड्रोन नहीं है, यह पूरी तरह से स्वायत्त यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से चलने वाली छोटी पनडुब्बियां होंगी, जो बिना किसी इंसानी दखल के हफ्तों तक समंदर की गहराइयों में गश्त लगा सकती हैं। जानकारों के मुताबिक ये स्वायत्त पनडुब्बी ड्रोन किसी भी युद्धपोत या पनडुब्बी को 800 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकते हैं, वो भी बिना अपनी पहचान उजागर किए। इनकी खासियत यह है कि ये एक झुंड स्वॉर्म में काम करते हैं, यानी दर्जनों ब्लू ड्रैगन ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के पूरे बेड़े को घेर सकते हैं, उसकी जानकारी कमांड सेंटर को भेज सकते हैं और जरूरत पड़ने पर छोटे टॉर्पीडो से हमला भी कर सकते हैं। चीन अपनी टाइप 099 क्लास की परमाणु पनडुब्बियों पर बहुत घमंड करता है, जो प्रशांत महासागर में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देती हैं। लेकिन ये ब्लू ड्रैगन ड्रोन चीन के लिए सबसे बुरे सपने की तरह हैं, क्योंकि ये ड्रोन इतने छोटे और शांत होते हैं कि चीन की पनडुब्बियां उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। ये ड्रोन चुपके से चीनी पनडुब्बी का पीछा करेंगे और उसे सतह पर आने से पहले ही उसकी लोकेशन भारतीय नौसेना को भेज देंगे। यह तकनीक भविष्य के समुद्री युद्ध का नक्शा बदल कर रख देगी। यह भारत को एक ऐसी असिमेट्रिक वॉरफेयर क्षमता देगी जहां हम दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देंगे। यह वो भारत है जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर सोचता है। यह वो भारत है जो अब नकल नहीं करता बल्कि दुनिया को नई तकनीक का रास्ता दिखाता है। तो अंत में सवाल यह नहीं है कि भारत आज दुनिया में छठे नंबर पर है या चौथे। असली सवाल यह है कि भविष्य किसका है। चीन जहाजों की फैक्ट्री लगा सकता है, अमेरिका अपने सुपर कैरियर पर इतरा सकता है, लेकिन भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना है जो इन सबसे अलग और कहीं ज्यादा घातक है। ये रास्ता है टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी और राजनीतिक इच्छा शक्ति का। प्रोजेक्ट समुद्र शौर्य की परमाणु पनडुब्बियां, ओशन डेटा ग्रिड का अदृश्य जाल, सी शैडो डॉक्ट्रिन के स्टील्थ शिकारी और ब्लू ड्रैगन ड्रोन का झुंड, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी समुद्री शक्ति बना रहे हैं जिसकी असली ताकत किसी रैंकिंग चार्ट में नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में बैठे खौफ में दिखाई देगी। भारत अब हिंद महासागर का सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। अब दुनिया को यह समझना होगा कि समंदर की लहरों पर अब एक नई शक्ति का उदय हो चुका है, एक ऐसी शक्ति जो शांति की भाषा भी समझती है और जरूरत पड़ने पर सिंह की तरह दहाड़ना भी जानती है। ये 2025 के नए भारत की समुद्री गाथा है और यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। हमने आज बात की भारत के समुद्री चक्रव्यूह की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत आसमान में एक ऐसा गुप्त स्पेस वेपन बना रहा है जो दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स को पलक झपकते ही अंधा कर सकता है? क्या है भारत का प्रोजेक्ट काली और कैसे यह अंतरिक्ष को भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनाने वाला है? अगर आप इस पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में प्रोजेक्ट काली जरूर लिखिएगा। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य हैं।